क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है, ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के ऊपर बेस्ड है। दो बॉडी अगर हैं जिनका मास कुछ है तो उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करता है, दैट इज़ अट्रैक्टिव नेचर का। दो बॉडी के बीच जो फोर्स लगता है जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का है। जैसे कि अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, अर्थ इनको चिपकाए हुए है। अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा, अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ये म्यूचुअल फोर्स होता है किन्हीं दो मास बॉडी के बीच में। इसका मीजर्ड वैल्यू क्या होगा? हमसे कह रखा है कि अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर कोई मास रखा हुआ है, उस मास की वैल्यू है स्मॉल m और अर्थ का मास है m। अब बताओ फोर्स इन दोनों के बीच में कितना लग रहा होगा? तो यार कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं अर्थ का सेंटर यहाँ पर ले लूँ तो अर्थ की रेडियस ये हो जाएगी RE, और यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच का गैप RE कहलाएगा। तो फोर्स यहाँ से निकल कर आ जाएगी G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन दोनों के बीच का गैप जो कि RE है और इसका स्क्वायर। ये आ चुका है फोर्स का वैल्यू, क्या? G MEM अपॉन RE का स्क्वायर। अब देख लो कहाँ पर है, देखो इसमें G नहीं है तो ये तो कट जाएगा, G प्लस है ये नहीं, ये भी कट जाएगा, G MEM अपॉन RE स्क्वायर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नीचे यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। ग्रेविटेशनल लॉ ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि फोर्स जो है दोनों प्लैनेट के बीच के गैप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसका स्क्वायर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैंने क्या बोल दिया, जो फोर्स है दोनों प्लैनेट के बीच के गैप के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अच्छे से करना है भाई, ध्यान दे के करना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में।